नमस्कार, मैं नीरज सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम आज जिस पशु के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऊंट। दोस्तों, प्रकृति ने जिन पशु या जीवों को बनाया है उन सब में एक बेहतरीन संरचना वाला जीव होता है ऊंट। और ऊंट जो होता है भाई, इसको आपने केवल ऊंट के नाम से ही जानते होंगे आप। जो ये ऊंट है ना, जो ये ऊंट है, ये भाई एक फारसी शब्द है। क्या है? फारसी शब्द। लेकिन इसी ऊंट को भाई हम संस्कृत में, इसी ऊंट को हम संस्कृत में और हिंदी में भाई क्या कहते हैं? उष्ट्र कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कैमल। दोस्तों, ऊंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना हिंदी में, भाई ऊंट का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर दिखने वाला। अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो ऊंट का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होगा सुंदर। ठीक है भाई। तो कभी अगर आप लोगों से, देखो क्या होता है कि गांवों में बहुत से जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, या हमारे बड़े होते हैं, या हमारे साथ वाले साथीगण होते हैं, तो वो अपने साथी को, या कुछ ऐसे प्राणी, हमारे इंसानों में कुछ ऐसी नस्लें होती हैं जो शरारती किस्म की होती है और लंबाई उनकी ज्यादा हाइट बढ़ जाती है, तो भाई उनको हम कह देते हैं ऊंट जैसा। क्या कह देते हैं? ऊंट जैसा दिख रहा है, सौरता है ना ऊंट जैसा लंबो हो, ढेला अक्कल ना है, तो वो चिढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग या जो हमारे साथी दोस्त मेरी आज बात सुन रहे हैं भाई, वो सुन लो कि आज के बाद ऊंट बोलने से आप चिढ़ना मत, बल्कि क्या करना? गर्व महसूस करना। ठीक है? और गर्व क्यों महसूस करना? कि जब आपको कोई ऊंट की संज्ञा दे तो इसका मतलब भाई साहब आप बहुत सुंदर और हैंडसम व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ठीक है? तो आज के बाद ऊंट कहने पर तो कोई चिढ़ेगा नहीं। बाकी ये ऊंट है। अब हम शुरू करते हैं भाई ऊंट को पढ़ना। देखिए, एक सामान्य जानकारी के बतौर में आपको पहले एक चीजें बता देता हूं। देखिए, जो ऊंट होता है ना, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्या कहा जाता है। ठीक है? अगर मैं उपनामों की बात करूं तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लेकिन जब मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा था तो एक इतिहासकार हुए, उन्होंने इसी ऊंट को रियासती पशु योद्धा भी बोला गया है भाई इसको। एक इसको भाई राजस्थान के वाले देख लेना भाई, राजस्थान वाले, राजस्थान का विरासती पशु। ठीक है भाई। अब इसका रियासती पशु योद्धा क्यों बोला गया? देखिए दोस्तों, जो राजस्थान में जितने भी रियासत काल में युद्ध हुए, उन युद्धों में हमारे जो भाई योद्धा हैं, हमारे जो महान योद्धा हुए हैं, जैसे कि राणा कुंभा हुए, राणा सांगा हुए, महाराणा प्रताप हुए, या फिर पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है? ऐसे ही अगर राजस्थान से बाहर बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है? ऐसे कई योद्धा हुए हैं, लेकिन मैं राजस्थान की बात करूंगा, हम बाहर नहीं जा रहे, राजस्थान के ही इतिहास की बात बता रहा हूं। जो कई राजस्थान के योद्धा हुए हैं, उन योद्धाओं के साथ उन महान राजाओं या उन योद्धाओं के जो पशु होते थे ना, जिन पर बैठकर वो युद्ध करते थे भाई, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि चेतक महाराणा प्रताप के, ठीक है, लीलन घोड़ी, लीलन घोड़ी का नाम सुना है ना भाई?
तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इन पशुओं ने राजस्थान के जो प्रमुख युद्ध हुए या जो भी उनकी लड़ाइयां होती थी उनमें एक बहुत बड़ा योगदान निभाते थे, क्योंकि राजा पूरे विश्वास के साथ पे इन पे बैठकर लड़ते थे और ये उस विश्वास पर युद्धों में खड़े उतरते थे। चाहे हम हाथी की बात करें, चाहे हम ऊंट की बात करें, चाहे हम घोड़े की बात करें, ठीक है। तो ये जो प्रमुख पशु थे, तो इसलिए रियासती काल में जो ऊंट होता था ना, और जब ऊंट सेनाओं में शामिल होकर युद्ध के लिए जाता, जैसे कि अश्व सवार होते थे युद्धों में होते थे, आज हमको आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर अश्व सवार देखने को मिलते हैं। ऐसे ही उष्ट सवार होते थे भाई रियासत काल में, जो ऊंटों पर बैठकर लड़ते थे, हाथियों पर बैठकर अश्व मतलब गज जो योद्धा होते थे, जो गजों पर बैठकर, हाथियों पर बैठकर लड़ते थे। तो उष्ट योद्धा भी होते थे जो ऊंटों पर बैठकर लड़ते थे, ठीक है भाई। तो उसी वजह से इसका नाम रियासत काल पशु योद्धा पड़ा है। ये मैंने खुद ने पढ़ा है, व्यक्तिगत बता रहा हूं। स्थान विरासती पशु, इसका एक नाम मुझे ये भी देखने को मिला है। बाकी आपका जो तीसरा नाम है ना भाई, राजस्थान का नहीं, राजस्थान का नहीं, रेगिस्तान का। अब वो रेगिस्तान भाई पूरी दुनिया में, जैसे कि थार का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान, मंगोलिया गोबी का रेगिस्तान है ना, तो ये दुनिया भर में रेगिस्तान है भाई, गर्म रेगिस्तान। तो वहां का ये क्या कहलाता है, रेगिस्तान का जहाज, ठीक है भाई। ये तीन नाम हम उपनाम देखेंगे। इसके बाद में भाई ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, एक सामान्य जानकारी की चर्चा करेंगे 5-10 मिनट, फिर उसके बाद में देखो पढ़ना लिखना तो चलेगा ही। देखिए जो ऊंट होता है वो क्या है भाई, काफी दिन तक प्यासा वर्क कर सकता है, यानी कि अगर वो ऊंट एक बार धाप कर या कि पेट भरकर पानी पी लेता है तो उसको 21 दिन तक कम से कम, वैज्ञानिक अनुमान क्या है भाई, कम से कम कितने दिन तक इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 21 दिन तक ये बिना पानी के। और अगर ये एक बार ढंग से धाप के खा लेना भाई ऐड के, तो ऐड के खाने के बाद में भी भाई इसको कम से कम 30 दिन तक तो चारे की कमी जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि भाई इसके जो खुर होते हैं ना, खुर, खुर का मतलब होता है, जो आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, खुर तो आप जानते हैं, पशुओं के पैरों के तलवे, तो जो खुर होते हैं ना भाई, उन खुरों में इतनी करामाती मतलब प्राकृतिक बनावट है कि जब वो रेत में जाते ही भाई इस गद्दी जैसा अनुभव करवाता है इसको। क्या करवाता है, गद्दी जैसा, स्पंजी, गद्दी जैसा स्पंजी अनुभव कराते हैं भाई इसके खुर इसको। तो इसलिए ये रेगिस्तान में आराम से चलने की बजाय दौड़ता है। जहां एक इंसान नहीं दौड़ सकता, कोई गाड़ी घोड़ा आपकी नहीं चल सकते, वहां ऊंट काम करता है। कहते ना भाई, जहां तलवार काम ने आई वहां सुई ने काम निकाली। तो वही वाली बात है, जहां आपके सब, इसीलिए तो इसको भाई बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इसको अपने गश्ती उसमें जानवरों में शामिल कर रखा है इसको, ठीक है। तो जो हमारा रण के क्षेत्र से, जो हमारा गुजरात रण के क्षेत्र से, क्योंकि भाई वो भी एक रेगिस्तान की कैटेगरी है, रण का क्षेत्र जो है, तो रण के क्षेत्र से, और जो राजस्थान का जितना भी पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है ना, उस पूरे बॉर्डर पर भाई इसी जानवर का दबदबा है। क्योंकि बीएसएफ इन पर ही बैठकर क्या करती है, पहरा मारती है, पहरा देती है, सीमा सुरक्षा जो होती है उसको करती है। अच्छा भाई, ऊंट इसके अलावा क्या होता है कि ऊंट की कूबड़ होती है। क्या होती है, ऊंट की कूबड़, ठीक है। तो ये जो कूबड़ होती है ना भाई, इस कूबड़ की वजह से भी ये क्या होता है भाई, फेमस है, कूबड़ वाले ऊंट। अब ऊंट भी कूबड़ वाले दो होते थे, जो दूसरे है ना भाई, जो प्रजाति ऊंट की दो है, एक कूबड़ दो, एक कूबड़ वाला, दो कूबड़ वाले। तो अभी जो हमको देखने को मिलते हैं ना भाई, ये एक कूबड़ वाले मिल, जो दो कूबड़ वाले हैं ना, ये भाई अति विलुप्त, अति विलुप्त प्रजातियों में शामिल हो चुकी है। मतलब देखने को तो मिलेंगे आपको दो कूबड़ के, लेकिन जैसे 1000 में से एक,
इस तरह से अति विलुप्त प्रजातियों में ये शामिल हो गया है। अच्छा भाई, अगर ऊंट की अगर मैं बात करूं ना भाई, ऊंट, तो ऊंट हमारा राजस्थान का राज्य पशु है। क्या है? राज्य पशु। लेकिन लेकिन एक देश है भाई जहां का ये क्या है? राष्ट्र पशु। क्या है? राष्ट्र पशु। ये ध्यान रखना भाई, ऊंट राजस्थान का तो राज्य पशु है, सबको पता है। लेकिन एक देश ऐसा है जिसका ये क्या है भाई? राष्ट्रीय पशु, और उस देश का नाम है कुवैत। ठीक है भाई। अगर मैं आपको बात करूं ऊंट के मांस की, तो भाई याद रखना, ऊंट का जो मांस है ना बड़ा फेमस है। इंडिया में तो खैर नहीं है, लेकिन जो खाड़ी देश है ना भाई, आपके खाड़ी देश, जिसे हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? अरेबियन, अरेबियन कंट्रीज, अरेबियन देश यानी कि अरब के देश, जैसे आपके सऊदी अरब, ठीक है भाई, कुवैत, ईरान, फारस की खाड़ी वाले देश, ठीक है, लेबनान, यूएई, ये सब आपके क्या है भाई? खाड़ी देश हैं, और इनमें इसके मांस को अत्यधिक प्रिय माना गया है, यानी कि अत्यधिक चाव से लोग यहाँ पे इसका मांस खाते हैं। एक बात भाई, खाड़ी देशों में एक खाना बदोश जाति होती है, ठीक है, खाना बदोश जो जाति है ना, उसका ये क्या है भाई? फेवरेट पशु है खाड़ी देशों में। जो खाड़ी देशों के भाई जो खाना बदोश आदि जो कबीले है ना, हाँ, आदिवासी नहीं बोलेंगे, खाना बदोश, खाना बदोश कबीले, छोटे छोटे कबीले होते हैं भाई। खाना बदोश का मतलब होता है कि भाई खाने की तलाश में करते हुए भ्रमण करते हैं वो। खाना बदोश यानी कि आज यहाँ पे 10 दिन के लिए रुक गए, जैसे यहाँ के आसपास के एरिया में खाना खत्म हुआ तो भाई अपना डेरा डोरा उठाया, और फिर अगले अगले 5-10 दिन, महीना, 20 दिन की खाने की तलाश में आगे डेरा डाल लिया, तो उसको खाना बदोश कहते हैं। खाने की तलाश में स्थान परिवर्तन करते रहने वाले व्यक्ति को खाना बदोश कहते हैं। तो ये था भाई आपका ऊंट। अब इसको हम सीरियल से देखेंगे। वैज्ञानिक नाम देखेंगे दोस्तों ऊंट का क्या है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। भाई जो मेरे साथी राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, या कृषि पालक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या वन विभाग की जो तैयारी कर रहे हैं, उन तीनों को मैं बताना चाहूंगा भाई एक चीज, एक अपडेट है नई। कल मैं कहीं हमारे कुछ पुराने साथियों के साथ मैं बैठा हुआ था, वो भी शिक्षण संस्थाओं में आप जैसों को भाइयों को तैयारी कराते हैं, तो उन्होंने एक चीज बताई है कि वो कह रहे थे कि नीरज सर, जो ये वैज्ञानिक नाम है ना, इन पे हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा भी आपसे कहना है कि भाई जो वैज्ञानिक नाम है ना, इनको थोड़ा आप ज्यादा डीपली देखना। अगर समझ आ रहे हैं, नाम याद हो जाता है सरलता से, तो ठीक है, अगर नहीं होता तो थोड़ा सा स्पेशल टाइम देके भाई वैज्ञानिक नामों का थोड़ा देखना, क्योंकि एक वैज्ञानिक नाम आपको पेपर में कम से कम, जो हमारी चर्चा हुई उसके बाद में मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई कम से कम आपको 1 से और 4, यानी कि 1 जानवर से 4 जानवर या पक्षियों तक आपको ये वैज्ञानिक नाम देखने को पेपर में मिल सकते हैं फिलहाल पशु परिचर की भर्ती में। देखिए भाई, ऊंटों में जो कैमलस ड्रोमेडेरियस है ना, ये जो वैज्ञानिक नाम वाले हैं ये ऊंट, ये भाई आपको सबसे ज्यादा राजस्थान
यानी कि भारत और भारत में भी भाई आपको राजस्थान में ही देखने को मिलते हैं, यानी कि पूरे विश्व में आपको भारत में और भारत में भी अगर बात करी जाए राजस्थान में, राजस्थान के बाद में गुजरात में देखने को मिलते हैं भाई, याद रखना। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। भाई ऊंट के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2n। तो भाई ये आपके पाए जाते हैं 74। कितने पाए जाते हैं? 74। लेकिन दोस्तों यहां पे एक नोट करके रखना कि भाई जो दो कुबड़ वाला, जो दो कुबड़ वाला ऊंट, उसके जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ना भाई, ठीक है, उसके जो गुणसूत्र मिलते हैं वो आपको मिलेंगे भाई 70। कितने मिलेंगे? 70 मिलेंगे भाई। ऊंट के कुल या घराने की अगर मैं बात करूं ना, तो भाई कैमेलिड घराने से है ये जो ऊंट प्राणी है ना, जीव, ये कैमेलिडी। ठीक है दोस्तों, याद रखना कैमेलिडी घराने से है। भाई अगर मैं ऊंट की गर्भावस्था की बात करूं, किसकी? गर्भावस्था, यानी कि भाई ऊंट कितने दिन में बच्चा पैदा करता है, तो भाई याद रखना जो ऊंट है ना, 9 से 14 महीने के अंदर बच्चा देता है, यानी कि जो इसकी गर्भावधि है ना भाई 9 से 14 महीने तक देखने को मिलती है। अगर ऊंट की नाड़ी गति की अगर मैं बात करूं भाई, ऊंट की जो नाड़ी की गति होती है, नाड़ी 28 से 32 प्रति मिनट धड़कती है भाई। इसकी जो नाड़ी है ना, उसकी गति आपको मिलेगी 28 से 32। भाई मनुष्य की बताना, 1 मिनट। हाँ सही बता रहे हो। अगर वयस्कों की बात करूं तो 70 से 100। गुड। और अगर बच्चों की बात करूं तो कितनी होगी भाई? बच्चों की कितनी होगी? 60 से 100। 100। वेरी गुड। देखिए भाई इसको सही कर लेना, ये आपने बताया तो सही है लेकिन कंफ्यूजन में बताया है ना। बच्चों की तो आपको मिलेगी 70 से 100, और जो वयस्क है ना भाई, उनकी आपकी मिलेगी 60 से 100। इसको सही कर लेना, बताया तो सही है लेकिन कंफ्यूजन में आपने उल्टा सीधा बता दिया। अगर मैं बुजुर्गों की बात करूं तो बताना, बुजुर्गों की बात करूं तो नहीं पता, चलो ठीक। 70 से 75। और ये जो बुजुर्ग है ना भाई, ये 60 या 70 से या उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी मिलती है। ये सामान्य जानकारी, ऊंट की नाड़ी की बात चल रही थी तो मैंने बता दी। मनुष्यों की ये है, बुजुर्गों की ये है, नोट कर लेना। अगर किसी को नहीं पता हो तो नोट कर लेना, बाकी मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। ऊंट राष्ट्रीय पशु है किसका भाई? कुवैत का। राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा तो मिला था भाई आपका 30 जून 2014 को। लेकिन भाई दर्जा तो इतने में मिल गया था, लेकिन दर्जे के बाद में जो कानूनन जो इसकी कानूनन थी, क्या हो गई थी? घोषणा। ये तो लिखित में था भाई अभी तक, लेकिन इसकी जो कानूनन घोषणा हो गई वो हो गई थी आपकी सितंबर 2014 में। क्या डेट? अच्छा डेट भी बतानी है तो भाई 19 कर लो, 19 सितंबर 2014 में हो गई। ठीक है। राजस्थान में भाई 2 राज्य पशु हैं, 2 राज्य पशु। एक तो आपका ऊंट है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है भाई? चिंकारा। चिंकारा
इसके बारे में याद रखना भाई, चिंकारा 22 मई 1981 को भाई ये राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर दिया गया था चिंकारा। ठीक है, तो ये तो पहला पशु जो राज्य पशु बना, और ये आपका सेकंड यानी कि दूसरा, ये आपका पालतू श्रेणी का है, पालतू श्रेणी का राज्य पशु, और ये वन्य श्रेणी का है, वन्य जीव श्रेणी। पालतू जीव श्रेणी, वन्य जीव श्रेणी, इनमें अंतर अगर देखा जाए ना तो यही अंतर है। जो ऊंट है वो भाई आपकी पालतू जीव श्रेणी का राज्य पशु बना, और जो चिंकारा है वो वन्य जीव श्रेणी का आपका राज्य पशु बना। और 1981 में चिंकारा घोषित, और उससे पहले उसके बाद में आपका ऊंट। भाई किसी भी जीव की अगर प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, ठीक है, ये एक नियम है गवर्नमेंट का कि यदि किसी जीव की प्रजाति कम होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे, तो उसको राज्य पशु या उसको राष्ट्रीय पशु का संरक्षित घोषणा कर दो, संरक्षण घोषणा कर दो। तो उसके तहत क्या होता है भाई, जो वो पशु है ना उनको संरक्षित करके और उसकी आबादी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जैसे कि हमारा राष्ट्र वो बाघ राष्ट्रीय पशु है ना हमारा भाई बाघ, तो जब वो विलुप्त होने के कगार पर था तो विभिन्न प्रकार के उसको संरक्षित कर दिया गया, और विभिन्न प्रकार के भाई क्या करे आखेट पर पाबंदी लगा दी गई, यानी शिकार पर पाबंदी लगा दी गई, और उसको संरक्षित करके नेशनल एनिमल बना दिया गया। और आज आप देख लो उसके बाद में क्या स्थिति है, टाइगर आपको रणथंभौर, सरिस्का, आपके गिर, आपका मध्य प्रदेश, पन्ना, सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। उपनाम रियासती पशु योद्धा, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज, और तीसरा मैंने आपको कौन सा बताया था भाई, हाँ राजस्थान का विरासती पशु। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ये इसके उपनाम की बात हो गई। ऊंटों का अध्ययन, ऊंटों का अध्ययन भाई विज्ञान की शाखाएं होती है ना, विज्ञान की शाखाओं में अलग अलग प्रकार की स्टडीज की जाती हैं, तो उसी स्टडीज में ऊंटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैमिलो कैमिलोलॉजी, यानी कि ओस्ट्र अध्ययन, याद रखना। ऊंटों की प्रजाति की अगर हम बात करें तो ऊंटों की जो प्रजाति है वही वो 3 प्रकार से देखी जाती है। पहले तो आपका कैमेलस ड्रोमेडेरियस ही है, ठीक है भाई। ये प्रजाति आपकी भाई कैमेलस ड्रोमेडेरियन। दूसरी की अगर बात करूं तो भाई ये आपकी कैमेलस बैक्ट्रियन, ठीक है भाई। और अगर मैं तीसरी की बात करूं तो कैमेलस फॉरस, इसको बहुत सी जगह फारस भी बोल देते हैं। फारस का मतलब भाई अरब देशों में पाई जाने वाली फारस, ठीक है भाई। अब इसमें देखो वर्गीकरण, इसकी प्रजाति तो 3 है। अब इनका मतलब क्या है सर जी, तो इनका मतलब है इसका, ये तो मैंने आपको यही पढ़ाया था, एक कुबड़ वाला, एक कुबड़, इसका मतलब है भाई एक
कुबड़ वाला घरेलू ऊंट, घरेलू ऊंट या डोमेडेरी, डोमे ड्रोमेडेरी। ठीक है भाई। बैक्टीरियन का क्या मतलब है भाई? दो कुबड़ वाला घरेलू ड्रोमेडेरी। ये भाई आपका भारत, और भारत में राजस्थान। ठीक है। दो कुबड़ वाला भाई आपका कहां? सबसे पहले तो भाई ये खाड़ी देशों में मिलेगा, अरेबियन कंट्रीज, खाड़ी देश। ठीक है। और एक इसकी एक प्रजाति है वो आपको देखने को मिलती है भाई भारत में। कहां देखने को मिलती है? भारत में। हाँ, भारत में भी है भाई दो कुबड़ वाला, लेकिन ये वो दो कुबड़ वाला नहीं है जो खाड़ी देशों में मिलता है उसी का ही, लेकिन उससे छोटा, थोड़ा छोटा रूप है। और भारत में भी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा भाई, लद्दाख में। कहां देखने को मिलेगा? लद्दाख में। अच्छा, ये जो प्रजाति है ना भाई, ये आपकी दो कुबड़ वाले जंगली डोमेडरी हैं। कौन से भाई? जंगली डोमेडरी, ड्रोमेडरी। लेकिन वर्तमान में भाई ये अति विलुप्त प्रजातियों में है, अति विलुप्त प्रजाति है, खत्म होने के कगार पर आ गई। अगर कोई एक इक्का दुक्का भी दिखता होगा ना तो वो आपका खाड़ी देश में दिखेगा भाई, खाड़ी देश में। ऊंट की बात कर लेते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले ऊंट का धरती पर विकास हुआ, जन्म हुआ। यानी ऊंट जो है ना भाई, ये हमारी पौराणिक, हिंदू पौराणिक कथाओं, मुस्लिम पौराणिक कथाओं, वर्णन देखने को मिलता है। लिखित में नहीं मिलता, सुनने में मिलता है, मतलब किदवंतियों में मिलता है। ठीक है भाई, ये नोट कर लेना, लिखित में इसका कहीं नहीं है वर्णन, ये एक चीज याद रख लेना। लिखित में आपको कहीं भी इनके अंदर, इसकी पौराणिक कथाओं में, चाहे हिंदू या मुस्लिम, इनमें नहीं मिलेगा। ठीक है, किदवंतियों में। मुस्लिमों में तो फिर भी मिल जाएगा देखने को, मुस्लिमों में तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन हिंदू जो पौराणिक ग्रंथ है उनमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। दूसरी चीज, जो भाई आपका ऊंट है, ये आपकी जो खाड़ी, जितनी भी आपकी पुरानी सभ्यता है ना, पुरानी सभ्यताएं, उनमें सब में देखने को मिलता है। पहली चीज, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू सिंधु घाटी, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें भाई इसके अवशेष मिले थे ऊंट के, याद रखना। जो भाई आपका जो आधुनिक, इसको आधुनिक ऊंट बोलते हैं भाई, जो ये वाली प्रजाति है ना, इसको आधुनिक ऊंट बोलते हैं भाई। इस आधुनिक ऊंट का जो जन्म हुआ है ना भाई, वो आपके इसी से पैदा हुआ है। आधुनिक ऊंट का जो विकास है वो कैमेलस फॉरस से हुआ है, यानी कि दो जो कुबड़ वाले ऊंट हैं उन्हीं से ही क्या हुआ है भाई, इसका विकास हुआ है। ठीक है, याद रखना। का एक क्वेश्चन बता देता हूँ छोटा सा, इसी से संबंधित है भाई, इससे संबंधित है। मंगोलिया है ना, मंगोलिया, जहां आपका गोभी का मरुस्थल है भाई, मंगोलिया, चीन के पास एक छोटा सा देश है भाई, है ना। मंगोलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा
जो ये ऊंट की जो इक्की दुक्की प्रजाति बच रही है ना, उन ऊंटों पर एक शोध किया जा रहा है, और उस शोध को करके, यानी कि उस शोध में क्या किया जा रहा है, उस शोध में इस ऊंट की एक नई प्रजाति, जो इससे जीन्स लेके, इस ऊंट के जो जीन्स हैं उनको लेकर, और एक नई प्रजाति का जन्म किया जा रहा है वो। ठीक है, उस पर अभी काम चल रहा है, वो मैंने पढ़ा था तो इसलिए आपको बता दिया कि इस ऊंट पर, क्योंकि इन पर तो भाई देखने को मिल ही जाता है। ये तो जोड़बीड़ में आपने देखा होगा, अपना बीकानेर जोड़बीड़, वहां पे भी इसकी नई क्रॉसिंग बनाकर एक ऊंट तैयार किया गया है ना। वो अभी मैं आपको नस्लों में बताऊंगा कि कौन सी नस्ल तैयार की गई है। तो इन पर तो चलते रहते हैं, लेकिन इस पे जो अभी फिलहाल रिसर्च चल रही है वो आपकी मंगोलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा चल रही है। उसके जीन्स लेकर एक नई प्रजाति बनाने की तैयारी में है। ये भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उम्र देख लेते हैं। 40 से 50 वर्ष होती है अभी। कितनी होती है? 40 से 50 वर्ष होती है। अगर रफ्तार की बात करें तो भाई ये जो गर्मी के दिन होते हैं ना भाई, गर्मी के दिन, उनमें ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकता है, बिना रुके, बिना रुके है ये रफ्तार जो है एक साथ। अगर मैं इसकी रफ्तार की बात करूं ना भाई, ऊंट की, तो इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर पर डे के हिसाब से भी देखने को मिलती है। ठीक है, जो हमारे बीएसएफ के पास में जो भाई ऊंट है ना, बीएसएफ के पास में नाचना ऊंट, उस नाचना ऊंट की रातों में, यानी कि ठंडी रातों में जब मौसम ठंडा हो जाता है ना, उन रातों में 120 किलोमीटर तक ये चल लेते हैं भाई रेगिस्तान में। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको है भाई? राजस्थान में ऊंट, राजस्थान का भाई ये राज्य पशु है, संरक्षित कर दिया, लेकिन राजस्थान में देखने को नहीं मिलता था, इसको बाहर से लाया गया था। इसको पाकिस्तान का जो वर्तमान सिंध है ना भाई, पाकिस्तान सिंध, वहां से लाया गया था भाई इसको राजस्थान में, पुराने समय में, रियासत काल में। कौन लेके आया था? बापूजी महाराज, बापूजी महाराज। भाई बाद में तो महाराज थे, लेकिन उस जमाने में ये राजा थे। तो एक युद्ध लड़ा था इन्होंने, उस युद्ध में ये सिंध से इनको जीत कर लाए थे भाई। ठीक है, एक होता है कि भाई जब ऊंट बीमार हो जाता है ना, तो ऊंट की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हाँ, कोई दवाई नहीं है भाई, ऊंट की अभी तक कोई दवाई बनी नहीं है वैज्ञानिक रूप से। कोई छोटी मोटी होगी तो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मोटा मोटा मुझे पता है ना, जहां तक ऊंट की कोई बीमारी का इलाज नहीं है, सिर्फ किसके अलावा? बापूजी की फड़वाचन के अलावा। क्या है कि भाई जब ऊंट बीमार होता है ना, तो बीमार ऊंट के कान के पास में बैठ के बापूजी की फड़ को बांचने वाले जो भोपा होते हैं ना, भोपा और भोपी, भोपा की भोपी यानी कि महिला जो होती हैं, ये एक जाति होती है भाई, जो बापूजी की फड़ को बांचने का मतलब वाचन करते हैं, बोलते हैं, गाते हैं। ठीक है, अपने लोग जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, उनके साथ में ये बांची जाती है। तो बापूजी की फड़ का वाचन करते हैं, उसके कान के पास बैठ के उसको सुनाते हैं, और ऊंट सही हो जाता है। एक देखो, ऊंट के बारे में किदवंती है कि ऊंट ऐसा प्राणी है जो जल्दी से बीमार होगा नहीं, और अगर वो बीमार हो गया तो समय पर उसकी बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो भाई वो मरेगा ही मरेगा, इसके अलावा उसका कोई इलाज है ही नहीं। फड़, अच्छा देखिए भाई, ये पूछ रहे हैं फड़ क्या होती है, आप भी देखिए। फड़, एक फड़ भाई साहब चित्रण शैली होती है। क्या होती है? चित्रण शैली। राजस्थान में देखने को मिलती है भाई चित्रण शैली। इसमें क्या होता है, इसमें एक कपड़ा होता है, छोटा सा कपड़ा, उस कपड़े के मतलब टुकड़े पर जो चित्र अंकित कर दिए जाते हैं। जैसे बापूजी है तो बापूजी की फड़, यानी कि उस कपड़े पर, एक छोटे से कपड़े पर बापूजी का जो जितना भी पूरा जीवन है ना भाई, उसको चित्र के रूप में चित्रांकित कर दिया जाता है।
और फिर उसके बाद में उस कपड़े को ऐसे दीवार पर टाक दिया जाता है, और जहां भी वो बोली जाती है उस घर के सभी लोग और भोपा भोपियों के साथ में रात भर उस फड़ को देख देख कर उसका चित्रण करते हैं, यानी कि उस जो बापूजी महाराज है ना, उनकी जीवन गाथा का बखान करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं बापूजी की फड़ वाचन। ये तो, और फड़ किसे कहते हैं? एक चित्रित कपड़ा होता है जिस पर विशेष प्रकार की हाथ से जो पौराणिक जो कलाकारी है ना भाई, लोक चित्रण कह लीजिए इसको, हम लोक चित्रण कहेंगे, लोक चित्रण। उस लोक चित्रण से चित्र बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कपड़े की फड़। देखिए दोस्तों, ऊंट के मध्यकाल की बात करेंगे तो भाई जो ऊंट का जो मध्यकाल है ना, यानी कि संभोग समय, ये आपका 20 से 25 और कहीं कहीं 30 मिनट तक देखने को मिलता है। यानी कि कोई ऊंट जो होता है संभोग जिसमें उसका होता है, वो 20 से 25 मिनट तक सामान्य होता है, किसी किसी रियल केस में 30 मिनट तक भी। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखना भाई, मध्यकाल में क्या ऊंट जो है ना भाई, बैठकर संभोग करने वाला प्राणी है। ठीक है भाई, जितने भी पालतू पशु हैं या जंगली पशु हैं, उन सब में एक ऊंट ऐसा प्राणी है जो बैठकर अपनी संभोग क्रिया को संपन्न करता है। अब हम बात करेंगे ऊंट के बारे में, सामान्य जानकारी के बारे में। भाई टोडी क्या होती है? ऊंट का बच्चा। हम ऊंटनी को भी टोडी बोल देते हैं भाई। ठीक है, ऊंटनी को भी हम टोडी बोल देते हैं। ऊंट का जो बच्चा है वो आपका क्या कहलाता है? टोडी कहलाता है भाई। राय का जाति, ये भाई ऊंट पालन करने वाली, ऊंट पालन करने वाली जाति है भाई, याद रखना। ठीक है, इसको रेवाड़ी के नाम से भी जानते हैं भाई, रेवाड़ी जाति के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। राजस्थान में रेवाड़ी, राजस्थान में क्या बोलते हैं भाई? रेवाड़ी। और गुजरात में क्या बोलते हैं? ये रेवाड़ी मत समझना भाई, हरियाणा का जो स्टेशन है ना, मेन सिटी, हरियाणा में एक सिटी है रेवाड़ी सिटी, वो मत कर लेना, रेवाड़ी है ये, है ना। गुजरात में इसको भाई राय का बोलते हैं। ठीक है, जब ऊंट का बच्चा जो होता है उसको वयस्क होने में, ठीक है, वयस्क होने में 5 वर्ष का समय लगता है भाई। एक ऊंट के बच्चे को वयस्क होने में कितने वर्ष? 5 वर्ष। भाई ऊंट कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? वर्तमान में ऊंट सबसे ज्यादा भाई आपके जोधपुर में पाए जाते हैं, फिर आपके पाए जाते हैं जैसलमेर में, 19-20 का फर्क है बीकानेर में, और उसके बाद में पाए जाते हैं भाई आपके उदयपुर में। ये लो जी, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, क्रमवार पूछ ले, तो बता देना साहब जोधपुर, जैसलमेर,
जैसलमेर के साथ ही 19-20 में बीकानेर और तीसरे नंबर पे आपका उदयपुर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे कम आपका प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं भाई, प्रतापगढ़। दूसरा आपका पाया जाता है झालावाड़, और उसके बाद में अपने पूर्वी राजस्थान में धौलपुर भाई, दक्षिणी पूर्वी में झालावाड़ प्रतापगढ़ और अपने पूर्व में धौलपुर, यहाँ सबसे कम पाए जाते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना भाई संख्या ज्यादा कम की, ये आपके नए संभाग के हिसाब से या नए जिलों के, नए संभाग व जिलों के हिसाब से बता रहा हूं, ये भी याद रखना। अगर पुराना अगर पूछे ना 19 नए जिले और ओ 3 नए संभाग और 19 नए जिले बनने से पहले, तो भाई उससे पहले इसका जो सिस्टम था वो ये था कि सबसे ज्यादा मिलते थे आपके जैसलमेर में। कहाँ मिलते थे सबसे ज्यादा भाई? उस समय जैसलमेर में। और सबसे कम कहाँ मिलते थे भाई? धौलपुर में और झालावाड़ में। ये याद रखो, ठीक है भाई। देखो एक एक बात और याद रखना, ऊंटों के लिए एकमात्र राजस्थान में अस्पताल जयपुर में है भाई। ऊंटों का एकमात्र अस्पताल, ऊंटों का एकमात्र राजस्थान में अस्पताल। देखिए भाई, ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? ऊंटों का देवता आप अब तक जानते हो, बापू जी महाराज को, ठीक है। लेकिन भाई एक बात याद रखना कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मैंने पढ़ा है लिखित में, जो वर्णन मिलता है ना देवता, ऊंटों का देवता, वो मिलता है भाई हिंदू धर्म ग्रंथों में। कौन से देवता का भाई? हनुमान जी का, ठीक है भाई, याद रखना। इसकी स्टोरी में आपको जब चैप्टर पूरा होगा ना, पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा कि भाई क्या सिस्टम था, कैसे बोला जाता है। ये पूरा सिस्टम, बस एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। ये भाई आपके राजपूत राठौड़ वंश के थे और लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। याद रखना एक चीज कि भारत में जो ऊंट है ना भाई, ऊंट एक एक लाइन का है कि सबसे अधिक वर्तमान में भाई कहां पाए जाते हैं? एकमात्र राजस्थान में। ऊंट वैसे तो आपको लगभग पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये जैसे आसपास के 3-4 जो राजस्थान से पड़ोसी जो राज्य है ना, जैसे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, गुजरात में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, हरियाणा में देखने को मिल जाएगा, और भाई दिल्ली में एनसीआर में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहां जो देखेंगे ना भाई, उनका पर्पस दूसरा, वहां ठीक है टूरिज्म के हिसाब से। लेकिन राजस्थान को तो ऊंटों की धरती बोला जाता है, और गुजरात को भी ऊंटों की धरती बोला जाता है, क्योंकि गुजरात का जो रण क्षेत्र है ना, जो रेगिस्तान, थार के रेगिस्तान का एक हिस्सा है, तो वहां पे इसलिए देखा जाता है। और उदयपुर गुजरात की सीमा से लगा हुआ है, तो इसलिए भी देखा जाता है। तो भारत में ऊंट सबसे अधिक आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेंगे। और राजस्थान में भी आपको भाई, अगर मैं
पर्टिकुलर बात करूं तो जैसलमेर में। कहां देखने को मिलेंगे भाई? जैसलमेर में। लेकिन वर्तमान में जोधपुर 19-20 का चल रहा है भाई। ये जो जगह है ना, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये भाई 19-20 है बस। 19-20 का ही अंतर है इनमें। अब देखो, आप जैसलमेर करके आओ तो भी ठीक है, और जोधपुर करके आओ तो भी ठीक है ऑप्शन में। अगर कि राजस्थान में सबसे कम, ठीक है भाई, राजस्थान में सबसे कम, तो सबसे कम आपका कहां बताया था भाई मैंने? प्रतापगढ़। ठीक है, याद रखना। देखिए भाई, जो ऊंट है ना, इसको उपयोगिता उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई, उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब देख लेते हैं भाई 3 आधार कौन से हैं इसके। देखिए, बोझा ढोने, बोझा ढोने वाले या सामान को इधर से उधर ले जाने वाले। फिर आ गए आपके सवारी वाले, जिनकी सवारी की जाती है। और एक आ गए भाई आपके कृषि क्षेत्र वाले, यानी कि जिनको खेतों के लिए काम में लिया जाता है, हल जोतने के लिए काम में लिया जाता है, या और किसी कुओं से पानी निकालने के लिए काम में लिया जाता है पश्चिमी राजस्थान में, है ना। जो चमड़े के बड़े बड़े पात्र होते हैं, जिनको हम लोकल भाषा में चरस कहते हैं भाई, चरस से पानी, या फिर जैसे कि चक्कियों में काम लिया जाता है, वो तेल चक्कियां होती है ना, जिनमें तेल निकाला जाता है, उन हाँ, ये आपने सही बताया, कोल्हू का ऊंट। जैसे कोल्हू पीसने का भाई, कोल्हू चलाने का बैल होता है ना, ऐसे कोल्हू चलाने का एक ऊंट होता है, इसको कोल्हू बोलेंगे, जो अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, मेरे दिमाग से निकल गया था। ये जो वर्गीकरण आप देख रहे हो ना भाई, ये भारत के संदर्भ में है, भारत में। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो बोझा ढोने वाला, दूसरा सवारी वाला, और तीसरा आपका कृषि क्षेत्र में। अगर आप इसको खाड़ी देशों में देखोगे ना, खाड़ी देशों में, तो भाई इसके साथ साथ में एक कैटेगरी और जुड़ जाएगी। अगर भारत में बात करें तो 3 उपयोगिता का 3 आधार है, लेकिन अगर विदेशों में देखो, खाड़ी देशों में देखो, या विदेश, तो वहां पे एक कैटेगरी और जुड़ जाती है भाई। वो कैटेगरी है मांस उत्पादन। वहां मांस के लिए भी इसको पाला जाता है। और चौथी कैटेगरी, ठीक है, तो ये याद रखना है। ऊंट होता है ना, ऊंट, वो ज्यादातर रोग या संक्रमित कब होता है, उसको ऊंट को ज्यादातर रोग कब होता है या संक्रमित कब होता है किसी रोग से, तो भाई याद रखना बरसात के सीजन में। कब? बरसात के मौसम में ऊंट के बीमार होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। और जो रोग होता है ना भाई, वैसे तो कई रोग होते हैं, और जो मोस्ट होता है वो टीवर्सा होता है, और एक सर्रा नामक रोग हो जाता है भाई ऊंट को। ठीक है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भाई ऊंट के रोग की कोई दवा नहीं है, सिर्फ बापू जी की फड़ वाचन ही इसका एकमात्र इलाज है। अब ऐसे तो भाई जो चुटपुट इलाज होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है, या जैसे कोई उसके घाव वाव हो गया तो उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दी, या कोई मल्लम लगा दिया, या लाल दवा लगा दी, टिंचराइडिन लगा दी, ठीक है, ये चीज अलग है ना। लेकिन जो एक भीषण रोग यदि उसके हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा संक्रमण, क्योंकि देखिए ऊंट में है ना भाई, एक बार बीमार होने पर,
देखिए ये भी याद रखना, ऊंट जल्दी से बीमार होता क्यों नहीं है, कि अगर ऊंट एक बार बीमार हो जाता है ना किसी भी रोग से, तो उसके अंदर इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे ही वो बीमार होगा ना तो एक बार उसकी बॉडी के अंदर उस रोग से लड़ने के लिए प्रकृति के ऐसा सिस्टम बनाया कि ऑटोमेटिक रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो जाएगी और वो उससे लड़ जाता है। लेकिन 1% केस ऐसे होते हैं कि भाई वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काम नहीं करती। अब वो भी काम नहीं कर रही है और उसकी दवा कोई है नहीं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि भाई बापूजी महाराज की फड़वाचन करते हैं, यानी कि उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो वो सूट करती है उसको दवा के रूप में, तो उसके बचने की संभावना हो जाती है। रोग बहुत सारे हैं, रोगों का एक देखो तीव्र और सर्रा, अभी तो ये याद रखो, लास्ट में मैं आपको रोगों की एक लिस्ट बनवा दूंगा, कैसे होता है, क्या क्या दवाई उसमें काम में ली जाती है और कौन कौन से रोग होते हैं। दो तो आप मोस्ट याद रखना बस, तीव्र और सर्रा। आपसे कभी भी पेपर में ये नहीं पूछेगा कि भाई तीव्र रोग कैसे होता है या सर्रा रोग कैसे होता है, इसके इलाज की क्या दवाई है, ये कभी नहीं पूछेगा। बस आप तो रोग का नाम रखो, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो और अपना काम निकाल लो, अपना 1 नंबर पक्का करो किसी भी क्वेश्चन से। एक चीज ये भी याद रखना कि भाई जो ऊंट होता है ना, ऊंट के आंसू, ऊंट के आंसू और ऊंट का पेशाब, ये भी भाई दवाई के रूप में इंसानों के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, ऐसा शोध चल रहा है, मैंने पढ़ा है कि ऐसे शोध हो रहे हैं भाई, अभी तैयार हुई नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक है ना भाई, उन्होंने इसके सैंपल लेकर, ऊंट के आंसू के सैंपल लेकर ये बताया है कि भाई जो ऊंट का आंसू है ना भाई, वो कई करोड़ों रुपए में बिक जाता है ऊंट का आंसू। क्यों? क्योंकि जहरीले जहरीले सांपों की जहर की दवा बनाती है भाई। ठीक है, यानी कि इसका आंसू जो होता है ना, जहर की काट है भाई। इसके पेशाब में एक रिसर्च के दौरान पाया गया है कि भाई जो कैंसर हो जाता है ना, कैंसर, उस कैंसर को ठीक करने वाले इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई गई है। तो ये कहां तक सच है, कहां तक झूठ नहीं है, इसका दावा तो भाई वैज्ञानिक करते हैं, लेकिन मैंने इसको पढ़ा है तो इसलिए आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, प्रमुख संस्था, और प्रमुख संस्थाओं में आप रखना उर्मुल डेयरी, उर्मुल डेयरी, ये याद रखना भाई। राजस्थान में एकमात्र ऊँटनी के दूध के लिए खोली गई सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था है भाई ये। ठीक है, उर्मुल डेयरी, जहां पे आपको ऊँटनी का ताजा दूध अगर पीना हो तो हमेशा उपलब्ध है भाई, उर्मुल डेयरी। ठीक है, जोड़ बीड़ कहाँ है भाई? बीकानेर। केंद्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ भाई? बीकानेर में। एक शब्द है भाई फीसा, फीसा, ये भाई एक अजीब सा शब्द है, ऊँटों से संबंधित है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसका मतलब होता है जब ऊँट जुगाली जुगाली करता है ना, जुगाली का मतलब जानते हैं, जब पशु का पेट भरा होता है
तो वो भाई उस भोजन को पेट में जाने के बाद में पचाने का काम करता है, तो उसको जुगाड़ी कहते हैं। तो ऊंट की जो जुगाड़ी होती है ना, उसको फिसाना खतो कहते हैं, यानी कि ऊंट के मुंह से मुंह चलाने पर जो सफेद सफेद झाग निकलते हैं ना, मतलब ऊंट के मुंह से झाग निकलने की प्रक्रिया, ऊंट से, ऊंट के मुंह से सफेद झाग, सफेद झाग निकलने की प्रक्रिया या सफेद झागों को क्या बोलते हैं भाई? फिसानो खतो। एक याद रखना भाई, गुर गुरा हट। ऊंट की आवाज जो होती है ना भाई, उसको हम क्या कहते हैं? ऊंट की आवाज को हम किस नाम से जानते हैं? गुरगुराहट। कुत्ते की आवाज को भौंकना, ठीक है, या घुर्राना। भौंकना या घुर्राना कुत्ता। हाथी का चिंगाड़ना। हाथी का क्या होता है भाई? चिंगाड़ना। शेर या दहाड़ना। तो इसी तरह से भाई गुरगुराहट होती है, यानी कि ऊंट की आवाज। ये कुछ उदाहरण आपको मैंने बताया कि भाई जैसे पशु हिनहिनाना, तो घोड़े की आवाज को हम क्या कहेंगे? हिनहिनाना। ये भी पूछा जाता है भाई, पता है ना? हाँ, इनको याद रखना। एक आपने देखी गुरगुराहट, ऊंट की आवाज। एक भाई शब्द झेझे, ये भी याद रखना। झेझे शब्द ऊंट को नीचे बैठाने के लिए ऊंट के मालिक के द्वारा बोले जाने वाला शब्द है। जैसे हम भेड़ चराते हैं ना, तो भेड़ों को भाई हम ऐसे करते हैं, है ना? तो ललकारने की आवाज होती है, यानी हड़काने की, जो हम बोलेंगे गांव की भाषा में या देसी भाषा में हड़काना। तो ऊंट को जब नीचे बैठाने के लिए हड़काया जाता है ना, तो एक शब्द का यूज किया जाता है, झेझे। अब इसको याद रखना, ऊंट को नीचे बैठाने हेतु उपयोग किए जाने वाला शब्द। एक शब्द भाई आपका ओठी जर, ऊंट की काटी हुई जट, ओठी जट या ओठी जर कहलाती है। ऊंट की काटी हुई जट। सर्वाण या सुत्तर, तय तरबूज है भैया ना, सुत्तर। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ऊंट की सवारी को। ऊंट की सवारी, यानी कि जो ऊंट पर बैठा हुआ है ना भाई, पर्यटक, उसको हम राजस्थानी भाषा में क्या बोलेंगे? सुत्तर या सरवाण बोलेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कल कुबड़ क्या होती है ना भाई? तो ऊंट की पीठ पर उभरा हुआ पिरामिड के आकार का, या ऊंट की पीठ पर उभरा हुआ पिरामिड जैसा उभार, या इसको हम बोलेंगे एक तो पिरामिड जैसा, या फिर गुंबद, गुंबद जैसा उभार। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? कुबड़। अब दोस्तों एक बात याद रखना कि ऊंट के कभी भी जन्मजात कुबड़ नहीं होती है। जो ये कुबड़ देखने को मिलेगी ना भाई, ये आपको वेस ऊंट में देखने को मिलेगी, ना कि बच्चे में।
टोरडी में आपको देखने को नहीं मिलेगी, टोरडी के अंदर नहीं मिलेगी, यानी कि ऊंट के बच्चे के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये जो ऊंट की वसा होती है ना, वसा, उसका एक जटिल, ऊंट के अंदर वसा का एक जटिल घटक होता है भाई, यानी कि जो एक इकट्ठा हो जाती है ना वसा, ऊंट वसा को इकट्ठा करता है भाई, उसका जो सिस्टम है प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जो वसा को इकट्ठा करता है, उसी वसा के कठोर या जटिल घटकों से क्या बनती है भाई, कुबड़ बनती है। और जब आपको पता है ना कि भाई, मैंने पढ़ा है कि जो ऊंट है ना, वो भाई, वैसे तो अपन ने 21 दिन पढ़ा है, लेकिन कहीं कहीं बताया जाता है कि भाई 6 माह तक भी बिना खाए पिए रह सकता है ऊंट, अगर आप उसको रखना चाहो तो 6 महीने तक। एक बार वो पेट भर के खा लेगा और एक बार पेट भर के पी लेगा, तो भाई साहब 6 महीने तक वो बिना खाए पिए रह सकता है। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा है 21 दिन, वैज्ञानिक जो आधार है वो हमारा 21 दिन का है। खैर, जो ये कुबड़ है ना भाई, इसमें क्या करता है कि वो वसा के रूप में पानी को संरक्षित कर लेता है, और फिर बाद में इसी कुबड़ से उस वसा को पानी के रूप में काम लेता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर एक बार ऊंट भाप कर खाना खा ले, चारा खा ले, पानी पी ले, तो उसे कई दिनों तक उसकी जरूरत नहीं रहती है, उसके बिना रह सकता है, काम चला सकता है। एक भाई, अभी मैंने पहले भी पीछे बताया था, अभी भी पीछे बताया था, जहरीले आंसू, ऊंट के आंसू जहरीले सांपों के जहर की दवा बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि जहर की कांट, इसके आंसुओं को बोला जाता है, याद रखना भाई। देखिए भाई, एक ऊंटों से संबंधित शब्द देख लेना, पुष्कर मेला नंबर 1, पुष्कर ऊंट महोत्सव नंबर 2, नंबर 3 पुष्कर पुष्कर ऊंट या उष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मेला या महोत्सव। ठीक है, ये भाई तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों भाई एक ही चीज है ना। पुष्कर का जो मेला लगता है ना, उसे हम पुष्कर मेले के नाम से जानते हैं, राजस्थान के अजमेर जिले में बढ़ता है। पुष्कर जी का जो तीर्थ है भाई, वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था पुष्कर का जो तालाब है। ठीक है, वो एकमात्र ब्रह्मा जी वहां स्थापित हैं, ब्रह्मा जी की मूर्ति है। कहते हैं कि भाई जैसे गंगा जी में अपने पूर्वजों का दान, पिंड दान करने पर हमारे पूर्वजों को क्या मिल जाती है, मोक्ष, ऐसे ही अगर पुष्कर में हमारे पूर्वजों का पिंड दान कराया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है, उनकी आत्मा एकदम परमेश्वर में लीन हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो उसी पुष्कर मेले का दूसरा नाम है पुष्कर ऊंट महोत्सव, पुष्कर अंतरराष्ट्रीय मेला या पुष्कर ऊंट अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। ये 4 नाम देखने को मिलते हैं, जिनका मतलब सबका एक है। भाई ये जो है ना 1 सप्ताह तक चलता है। ठीक है, अक्टूबर में शुरू होता है, नवंबर में खत्म होता है। अक्टूबर लास्ट में तो शुरू होता है और नवंबर में फर्स्ट में खत्म हो जाता है। ये भाई विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, या ऊंट महोत्सव भी हम इसको बोल सकते हैं। तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट महोत्सव आपका कौन सा है भाई? हाँ, याद रखना। वैसे तो ऊंटों से संबंधित कई हैं, जैसे बीकानेर ऊंट मेला भी है, पर्वतसर पशु मेला है आपका, करौली पशु मेला है। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है फिलहाल के लिए वो ये है, ये याद रखना।